अब हम दूसरे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। हम जानते हैं इकॉनमी में 3 तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किस तरह का परफॉर्मेंस है इकॉनमी को डेवलप करने में, या इकॉनमी में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब उसके हम डेटा लेंगे तब कि प्राइमरी में किस तरह का प्रोडक्शन है। जैसे प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी की बात करें अगर सर्विस सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस है वहाँ से मिलने वाले स्टैट्स से ही हमको पता चलता है। और उस स्टैट्स के आधार पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और कौन किसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है? स्टडिंग द रीजनल बैलेंस एंड इम्बैलेंस। रीजनल बैलेंस मतलब कि 2 क्षेत्रों के बीच में, जैसे मान लीजिए गोरखपुर रीजन है, फिर वाराणसी रीजन है, या गोरखपुर रीजन है और फिर आपका इलाहाबाद रीजन है, तो इन 2 रीजन्स में किस तरह का चेंज है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, कौन सा ज़्यादा डेवलप है, कौन सा डेवलप नहीं है, कहाँ इम्बैलेंस है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ों को जानने के लिए भी हमको क्या चाहिए? हमको स्टैटिकल डेटा की ज़रूरत होती है। अब statistics are also helpful in finding out the share of different region of an economy, how much production from agriculture is generated in Punjab and Haryana, and how much is the contribution of other state in agriculture production. Important information. Similarly, stats help us to know the share of different state in industrial production. अब हरियाणा का क्या एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है, पंजाब क्या प्रोडक्शन करता है। मान लीजिए गेहूं की बात कर लें तो हरियाणा पंजाब में गेहूं कितना प्रोड्यूस हो रहा है और यूपी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यूपी में ज़्यादा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यूपी ज़्यादा डेवलप है हरियाणा पंजाब से। किस क्षेत्र में? गेहूं के प्रोडक्शन में। तो ये किस बात पे कहा? डेटा के आधार पे। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पंजाब में ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉय हैं, यूपी में कम है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट पंजाब में अच्छा है और यूपी में कम है। तो ये स्टैटिकल डेटा के आधार पे ही हम कह सकते हैं, हवा में कोई बात नहीं करेंगे। अभी चौथे पॉइंट की बात करते हैं, स्टडिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकॉनमी एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है किस बेस पे? सबसे पहले गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करती है लोगों से और उसको वेरियस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे उसको खर्च कर देती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन हो, एजुकेशन हो, और भी किस तरह की भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट करती है उस पर खर्च करती है। अब कौन सा हमारा अब किस क्षेत्र में गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए? आज आप देखोगे कि एजुकेशन में कम खर्चा हो गया है और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है मेडिकल में और मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में। आप देखिए कोरोना टाइम है, इस समय सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा मेडिकल लाइन पे खर्च हो रहा है, लोगों को जान बचाने के लिए खर्च हो रहा है। तो क्यों ऐसा किया? गवर्नमेंट के पास स्टैट्स आए, डेटा आया कि इतने लोग ऐसे कोरोना से पीड़ित हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो गवर्नमेंट अपना पैसा कोरोना से बचाव में लगा रहा है, बाकी अदर सर्विसेज को उसने सस्पेंड कर रखा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है अगर उसके पास स्टैट्स होता है किसी फील्ड का। तो अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो बेटर कंप्रिहेंशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमीज़। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे लागू हो रहा है, उसका एप्लीकेशन को कैसे देख सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, उसके बाद लॉ ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्शन है। तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और कैसे इस पर पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है उसके पढ़ने पे उसका जो इफ़ेक्ट है, कौन से कारण से वो चेंज हो रहा है, ये सारी बातें स्टैट्स के आधार पे, उन डेटाज़ के आधार पे ही हम कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ है, एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, फर्म ने उसका दाम, मान लीजिए मैगी फर्म ने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद उसका दाम 50 रुपये रख दिया और मार्केट में उतार दिया। कितने लोग 50 रुपये में खाएंगे? शायद बहुत कम लोग खाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 50 रुपये की मैगी खाने से अच्छा हम 50 रुपये में 2 टाइम का खाना या सब्ज़ी खा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फर्में क्या करेंगी? फर्म प्राइस कम करेंगी। प्राइस कम करेंगी और प्राइस कम करने से डिमांड का डेटा लेंगे। अगर वो डिमांड कम हो रहा है
तो प्राइसेस को और कम करेंगे जिससे वो ज़्यादा डिमांड बढ़ा सकें और ज़्यादा बेच सकें। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए फर्म को हेल्प मिलेगा उस डेटा के आधार पे कि जब आपने 50 रुपये रखा था तो इतनी डिमांड थी, जब आपने 45 रुपये रखा तो इतनी डिमांड, जब आपने 30 रुपये रखा तो इतनी डिमांड, जब 10 रुपये रखा तो इतना डिमांड। इसका मतलब कि जब आप दाम कम करते हो तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के पॉलिसीज़ को, बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कराया जा सकता है स्टैट से। और स्टैट्स इसलिए भी ज़रूरी है फर्मों के एनालिसिस के लिए कि किस तरह से वो मार्केटिंग का काम करेंगे और प्रोडक्शन का काम करेंगे।